बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 जनवरी और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर मौसम तो बहुत सर्द है, लेकिन खबर मेरे पास आपके लिए बहुत ही गर्म है। वो ये है कि सदर ट्रंप की काबीना के पहले शख्स ने Please raise your right hand and repeat after me. और ये शख्सियत जो I, है, ये या ओहदेदार या वजीर आपने इन्हें कहना है, ये सबसे अहम और तगड़े वजीर हैं। जी हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने हल्फ उठाया है और उनकी कंफर्मेशन हुई है। जो अमेरिकी पार्लियामेंट की कमेटी है, उन्होंने उन्हें कंफर्म किया और उसके बाद उन्होंने अपना हल्फ उठा लिया। मैं आज ही आपको बता देता हूं कि हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के लिए सदर ट्रंप तो जो हैं, लेकिन मार्को रूबियो जो हैं वो उनसे भी ज़्यादा तत्ते और गर्म आपको महसूस होंगे। और चौधरी निज़ामुद्दीन को भी इस बात का पता है और इसलिए चौधरी निज़ामुद्दीन के जो नुमाइंदे यहाँ पर मोहसिन नकवी हैं, वो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एक तस्वीर, एक हैंडशेक, एक इंटरेक्शन मार्को रूबियो के साथ हो जाए। जो हमारी इत्तलात हैं, जो हमें मीडिया रिपोर्ट कर रहा है यहाँ का लोकल, वो ये बता रहा है कि बहुत ही संजीदा और संगीन कोशिशें की गई हैं, उनके पीछे हल्के तक पहुंचा गया है, उनके जानने वाले लोगों तक रसाई हासिल करने की कोशिश की गई है कि एक झलक, एक दीदार वो नसीब कर दें। वजह क्या है? वजह यह है कि मार्को रूबियो जो हैं, उनकी बड़ी स्टेटेड पोजीशन है और वो ये कहते हैं कि अमेरिका की जो हमेशा से एक पॉलिसी है कि वो डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डिक्टेटर से काम लेना आसान है। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कैसे काम लेना आसान है। अगली खबर में मूव करता हूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे काम लेना आसान है। लेकिन मार्को रूबियो कहते हैं कि हमें जमहूरियत के साथ खड़े होना चाहिए, अवाम के साथ खड़े होना चाहिए। वो कहते हैं कि जब हम डिक्टेटर का साथ देते हैं, डिक्टेटर अपनी अवाम पर अपने मुल्क में जुल्म करता है, वहाँ की अवाम देखती है कि अमेरिका उस जालिम के साथ खड़ा है। हमने उस अवाम के साथ डायरेक्टली कुछ नहीं किया होता, लेकिन उस डिक्टेटर के मजालम की वजह से वहाँ की अवाम अमेरिका से नफरत करती है और अमेरिका पूरी दुनिया में इस तरह से अपने खिलाफ मनफी नज़रियात या मनफी रुझानात या मनफी जो एहसासात हैं उनको जन्म देता है। तो मार्को रूबियो की बड़ी ही स्टेटेड पोजीशन है कि अमेरिका को कभी भी डेमोक्रेसी के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए। मतलब कि जनरल आसिम मुनीर साहब की ये जो पूरी रजीम है, इसके खिलाफ मार्को रूबियो का खड़े होना, इसके एक नेचुरल अमल होगा और इसके साथ खड़े होना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी ये स्टेटेड पोजीशन है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। वो इससे भी ज़्यादा गर्म है और आप सबके लिए तशवीशनाक भी है। वो खबर ये है कि एक आपको साइड पे स्क्रीन पर रिपोर्ट दिखाते हैं और ये है प्रेसिडेंट ट्रंप की इनॉग्रल जो सेरेमनी, जो हल्फ बर्दारी की असल तकरीब। वो नहीं जहां पर हमारे एक शोबदाबाज गए थे, जो बड़े स्टेडियम में आपने देखा कि कैसे धोखेबाजी की गई, कि वीडियो को ऐसे एडिट किया गया कि बड़े स्टेडियम के अंदर मोहसिन नकवी चलते हुए जा रहे हैं और जहां पर वर्कर्स हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं, वहां ये भी जाग उसे। और फिर अचानक एक तरफ वो चलते जा रहे हैं और अचानक वीडियो चेंज होती है और वो माइक्रोफोन की तरफ जाते हैं और तकरीर करते हैं। आम जो सादा लोग होंगे पाकिस्तान में, उनको समझ नहीं आएगी कि जो ये चलते जा रहे थे वो बहुत बड़े स्टेडियम में थे और जो इन्होंने तकरीर की वो किसी के घर के बेसमेंट में या किसी छोटी सी जगह पर 10-12 बंदे सामने थे। तो वो एडिटिंग ऐसे की कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। लेकिन अब ज़रा, हम तो नंबर 1 थे, 77 साल हमको यही बताया गया कि हम नंबर नहीं नंबर 1 हैं। तो अब आपको थोड़ा सा तकाबली जायज़ा देते हैं कि वहाँ असल में नंबर 1 कौन था। हम तो नंबर 1 ही रह गए। ये ज़रा ट्रंप साहब की जो इनॉग्रल सेरेमनी है जिसमें वो हल्फ ले रहे हैं, वो है। अब इसमें ज़रा गौर कीजिए, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं आपके साथ करूंगा। हिंदुस्तान को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, सिर्फ साउथ इंडिया की बात करेंगे। अब ज़रा गौर कीजिए कि वहाँ कौन कौन है। कामिला देवी हैरिस, उनके अबाओजदाद, उनका ताल्लुक जो है वो भी साउथ इंडिया से। आगे चलते हैं और साउथ इंडिया में चेन्नई से है उनके जो उनकी वालदा, उनका जो रिलेशनशिप है, जो यहाँ से आई थी। यहाँ पर वो एक प्रोफेसर थी, कामला देवी हैरिस की वालदा, और वो हिंदुस्तान से पढ़ के यहाँ आई थी और यहाँ फिर उन्होंने अगला अपनी करियर शुरू किया था। दूसरी वहाँ पर इम्पॉर्टेंट शख्सियत थी उषा वैंस। जी हाँ, ये अमरीकी नायब सदर की अहलिया हैं। ये भी हिंदुस्तान से आई हैं, बहुत ही चोटी की वकील हैं और इस टाइम अमेरिका की सेकंड लेडी हैं। ये तेलुगु हैं, मतलब कि ये भी साउथ इंडिया से। उसके बाद विवेक साहब हैं, जो खुद ट्रंप की कैबिनेट के मेंबर हैं और इनका ताल्लुक जो है वो केरला से। उसके बाद सुंदर पिचाई, जी हाँ, जो गूगल के आपके सामने सीईओ हैं
और उनका ताल्लुक जो है वो तामिल हैं वो, और उनका ताल्लुक भी साउथ इंडिया से। उसके बाद एस जे शंकर, जी हाँ जयशंकर, जो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब वो ज़रा ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं साइड पे, ज़रा गौर कीजिए कि वो कहाँ खड़े हैं। सिर्फ उनके और जयशंकर के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ सदर ट्रंप का जो टेलीप्रॉम्प्टर है, जो स्क्रीन है, वो है। कोई शख्स दरमियान में नहीं है, बिल्कुल पहली लाइन में। और पहली लाइन में भी पहली 2-3 नशस्तों में तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट पोजीशन है। शायद बहुत सारे हेड्स ऑफ स्टेट भी उनसे पीछे बैठे होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या कह रहा हूं, तो ज़रा देखिए कि जो दुनिया के 8 या 10 बड़े तगड़े मुल्क हैं, जो जिनको क्वाड में शामिल किया हुआ है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, तगड़े मुल्क हैं दुनिया के सारे, उनके 2 के कम अज़ कम जो वज़राए ख़ारजा हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान के, वो दूसरी या तीसरी लाइन में पीछे बैठे हुए हैं। और जयशंकर जो हैं वो बिल्कुल ट्रंप के सामने। मेन उतना ही फ़र्क है जितना आजकल बाजी जब स्टूडेंट्स के साथ, फीमेल स्टूडेंट्स के साथ जफियाँ डालती हैं, तो जितनी कुर्बत वहाँ होती है उतनी ही जयशंकर साहब की ट्रंप के सामने है। दूसरी तरफ अब आपको हम कंपैरिजन देते हैं, ये तो थे नंबर 1 वाले, अब हम आपको कंपैरिजन देते हैं नंबर 1 वाले। अब नंबर 1 वालों ने भी जो 77 साल में प्रोडक्शन की है वो भेजी हुई है, और ये इनकी अपनी हैंड पिक्ड प्रोडक्शन है और नस्ल दर नस्ल है। मसलन ख्वाजा आसिफ के वालिद साहब भी हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स ने पिक किए थे। इसहाक डार साहब तो आपको पता ही है, नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, ये तो उनकी होम प्रोडक्शन है। और अब मोहसिन नकवी तो आपको पता है कि उनके घर के आदमी हैं, रिश्तेदार हैं। तो ये सारी प्रोडक्शन उनकी अपनी की हुई है। कोई ये भी नहीं कह सकते कि हमें बाहर से किसी ने दे दिए। मैं जैसे आप सब्जी लेते हैं या फ्रूट लेते हैं तो कुछ सेब बीच में किसी ने बुरे डाल दिए, कोई अच्छे डाल दिए, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमें क्या पता ये सेब कहाँ से आए। ये तो हजूर निज़ामुद्दीन साहब आपकी अपनी प्रोडक्शन है। अब इनके कारनामे देखिए आगे। सबसे पहले तो जब अब से चंद दिन पहले हमारे वज़ीर ख़ारजा से पूछा गया, जयशंकर को तो आपने देख लिया वो कहाँ हैं, जब हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से सहाफ़ियों ने पूछा कि क्या आप ट्रंप की हल्फ बर्दारी पर जाएंगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं देखेंगे या हमें अभी इन्विटेशन नहीं। उन्होंने आगे से कहा मेरा वहाँ क्या काम है, मैंने वहाँ क्या लेने जाना है, मेरा क्या काम है वहाँ पर। ज़रा बेइतनाई चेक करें। ट्रंप ना हो गया, ये माछीवाल गांव का बुशारत मसली हो गया, जिसके हल्फ बर्दारी की तकरीब पर आपने इतनी बेइतनाई से कहा कि मेरा वहाँ क्या काम है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब आगे चलें, यहाँ नहीं बात ख़त्म हुई, अगला चलें। अगले इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। वो कल आपको बता रहे हैं पूरी कौम को कि उन्हें टेलीविज़न से पता चला है कि होम मिनिस्टर अमेरिका पहुंचा हुआ है। जी हाँ, हैरान मत होइए, अगर चाय शाय पी रहे हैं तो अपने ऊपर ना गिरा लीजिएगा मेहरबानी करके। आपके मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर, जिनको जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके जनरल्स ने सियालकोट से बड़ी ही मेहनत से और धांधली करके अम्मा रेहाना डार के खिलाफ जिताया है, वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका में, मुझे तो टेलीविज़न से पता चला है कि वो अमेरिका में। आगे चलिए, यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई। आगे जिनको भेजा है अमेरिका में वो चूना लगाते फिर रहे हैं। उनका मैंने आपको बता ही दिया कि वो वीडियो जो है वो एडिट करके और स्टेडियम में फिर रहे हैं। असल वाली जगह पर उन्हें ना किसी ने घुसने दिया ना घुसने देना था। वो कोशिश कर रहे हैं शोबदाबाजी करने की, और वहाँ पर बेचारों ने वैसी ही अंग्रेज़ी बोली है जैसी हम छठी जमात में जब सीखते थे टाट वाले स्कूल में, तो हम बोलते थे। ये मेरा ख्याल अभी भी उधर ही हैं मोहसिन नकवी साहब, तो वो शोबदेबाजियाँ और चूना लगाते फिर रहे हैं। लेकिन चूना लगाते लगाते जो तस्वीर खुद शेयर की, उसमें उन्होंने एक ऐसी फोरम की तस्वीर शेयर कर दी जहां पर माइक पकड़ के वो बेसमेंट या छोटी सी जगह पे तकरीर फरमाई। और बाद में पता चला कि वो जो तकरीब थी जहां पर ये अमेरिका जाकर इन्होंने मुलाकात की है बरतानिया की साबिक वज़ीर आज़म के साथ, वो जो फोरम था वो चाइना मुखालफ फोरम है। एक ऐसा फोरम है जिसका वन एंड ओनली एम जो है वो ये है, हम स्क्रीन पर आपको बता भी रहे हैं उस फोरम के बारे में। वन एंड ओनली उनका एम ये है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मीन मौजूदा जो रजीम है चाइना के अंदर, उनको डिफीट करना, चाइना से निकालना है, उनके चुंगल से चाइना को आज़ाद करवाना है। तो माशाल्लाह, आपको जब हम कहते हैं ना कि यहाँ मुल्की सलामती भी बिक सकती है सब कुछ, तो अब ये उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि हम चाइना भी बेच देंगे, आप मतलब चाइना से भी दूरी इख्तियार करेंगे, आप हाथ हाथ में दें हमारे, किसी तरह से तस्वीर खिंचवाएं। तो बस आप तैयार रहिए, वो जो आपके पास पटाखे हैं ना शबरात पे चलाने वाले, इनका बस चला तो ये वो भी बेच देंगे, बस इनके हाथ में कोई हाथ दे। तो ये हैं आपके तमाम के तमाम नंबर 1। एक तरफ हिंदुस्तान, और मैंने सिर्फ आपको उनका साउथ इंडिया बताया है, एक तरफ उनकी पार देखिए,
और एक तरफ हमारे वालों की करतूतें देखिए, एक कहता है मुझे टीवी से पता चला है, दूसरा कहता है कि मेरा वहां क्या काम है, तीसरा जो है आपके साथ फ्रॉड करता फिर रहा है, और चौथे की स्टेटमेंट दोबारा सुने। अब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया है इस सब के बाद, तमाम स्टेटमेंट्स के बाद, कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से प्रेशर आया तो हम भरपूर जवाब देंगे और हम प्रेशर लेंगे। अब आप सब हंस सकते हैं, आपको इजाज़त है, क्योंकि इस सर्कस पर, इन जोकर्स पर आप हंसेंगे नहीं तो और क्या रोएंगे। तो आप हंस सकते हैं अपनी किस्मत पर, अपने मुल्क पर, अपने निज़ामदीन पर, जिन्होंने ये वाले चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं। आगे चलते हैं जी। इन्हीं के लिए मोहसिन नकवी क्योंकि छुप के अमेरिका में फिर रहे थे, एक मुजाहरा 3 घंटे के नोटिस पे, जी हाँ सिर्फ 3 घंटे के नोटिस पे, वर्किंग डे पे 5 बजे वाशिंगटन में मुजाहरा हुआ, जिसका मैंने पिछले व्लॉग में आपके सामने जिक्र भी किया था। उस सर्दी जो थी, टेम्परेचर तो -10 था, लेकिन फील लाइक -14 था, -16 था, मीन सख्त सर्द तरीन दिन शायद 50 सालों का। उस पर भी इमरान खान के चाहने वाले, पाकिस्तानी कौम के ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो निकल के आए और वाशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने मोहसिन नकवी के खिलाफ नारे भी लगाए, एहतजाज भी किया और उसे डी चौक में होने वाले कत्लेआम का जिम्मेदार करार दिया। आगे से एम्बेसी वालों को गुस्सा आया और उन्होंने पुलिस कॉल कर ली। जी हाँ, पुलिस की 3 से 4 गाड़ियां आ गईं और जो वहां पर लोग थे अपनी तरफ से ये सोचा कि कंप्लेन करेंगे और इनको हरासा करेंगे। पुलिस ने पूछा क्यों बुलाया, उन्होंने कहा ये शोर मचा रहे हैं। उन्होंने कहा उनका आईनी हक है, वो शोर मचा सकते हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, आपको कुछ कह तो नहीं रहे। उसके बाद फिर एहतजाज करने वालों ने और भी शिद्दत के साथ एहतजाज किया। इन्हें लग रहा था कि शायद इन्होंने टेंच भाटा के एसएचओ को फ़ोन किया है और अब एसएचओ आएगा। वड़ाइच, जो इन्होंने, आपको सबको पता ही है कि मेरा ख्याल फ़याज़ वड़ाइच उनका नाम है, जो इन्होंने इस्लामाबाद में एक एसएचओ साहब लगाए हुए हैं। इन्हें लगा कि वो आएगा और उठा के ले जाएगा और इनकी फिर चित्तर परेड भी करेगा बेचारों की, और फिर इनसे बयान हल्फी लिखवाएगा और फिर ज़बरदस्ती के वो जो बंदूक का मुकाबला मासूम से होता है, वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस इनसे करवाएंगे कि ये हम इंतशारी थे और अब हम बंदे बन गए हैं और हम कभी भी एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो वो नहीं हो सकता, इसलिए मामला जो हैं वो खटाई में पड़ गए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं इजराइल से। जी हाँ, वो भी हम पूरी कौम जो है उनके बारे में हमारा रवैया भी जो है वो आपको सबको पता ही है, लेकिन वहाँ के आर्मी चीफ ने अपना फेलियर मानते हुए इस्तीफा देने का ऐलान किया है। जो इजराइल के आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो वहाँ पर, आपको याद होगा, हमास ने जो हमला किया था, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी जो फ़ौज है वो हमला हुआ और उसमें कत्लो गारत हुई, वो मेरी फ़ौज की नाकामी है, एज आ आर्मी चीफ मेरी नाकामी है, और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है, जैसा मर्जी फेलियर हो जाए, किसी भी इदारे में हो जाए, सिर्फ फ़ौज की बात नहीं है, कहीं भी हो जाए, कोई इस्तीफ़ा देने की तरफ नहीं जाता। तो ये ज़रा आप जिनको अपना मुखालिफ समझते हैं, आप उनके साथ भी अपना कंपैरिजन यहाँ पर ज़रूर कर लीजिए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे हमारी तरफ से। हमने अब फैसला किया है कि कौमी सलामती के खतरात, गौर से आपने सुनने हैं, ये अल्फाज आपने गौर से सुनने। कौमी सलामती के खतरात, इंसानी और सामान की स्मगलिंग जैसे मसाइल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने सरहद की निगरानी बढ़ाने के लिए नई बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी कायम करने पर गौर शुरू कर दिया है। जी हाँ, जो आपके मुल्क में स्मगलिंग हो रही है, वो जो इस वक्त रेंजर्स हैं, एफसी है, या जो भी हमारी वहाँ पर अपॉइंटेड लोग हैं या वहाँ पर प्लेस्ड हमारी फोर्सेस हैं, वो नाकाम हो गई हैं। इससे तो यही लगता है ना, क्योंकि एक नई अथॉरिटी अब हमने कायम करनी है। आपके टैक्स से पैसे से, आपका जो टैक्स का पैसा है उससे, जिनको पहले ये जिम्मेदारियां थीं, और आपको याद करना पड़ेगा कि 2023 में भी और 2024 में भी कामरान खान साहब ने, जो बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट हैं, कराची से हमें बताया था कि हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने यह फरमाया था कि अब मैं बॉर्डर से हर सूरत स्मगलिंग बंद करवाऊंगा, और उन्होंने कोर कमांडर जो सदरन कमांड थे उनको भी अहकामात दिए थे कि यहां से तमाम स्मगलिंग जो है वो बंद करवा दी जाए। उसके बाद बिजनेस रिकॉर्डर, जो पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है, उन्होंने ये खबर दी थी कि जो स्मगलिंग है उसमें उसके बाद इजाफा हो गया था। फिर जो पाकिस्तान में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने खत लिख के कहा था कि स्मगलिंग जो है वो 15 से 20%
अजाफा हो गया है और हमारे लिए कारोबार करना और भी मुश्किल हो गया। उनके अहकामात के बाद स्मगलिंग बढ़ गई। तो अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें नई बॉर्डर कंट्रोल फोर्स बनानी है, पुराने वाले काम नहीं कर रहे। इस्तीफा कोई नहीं देगा, ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारे जो वाले भी लोग नाकाम हुए हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे, हम नई फोर्स बनाएंगे माशाल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के लिए जो पीका एक्ट है वो पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि पीका एक्ट ऐसे तमाम जराइम को हैंडल करता है जो ऑनलाइन होते हैं। अब फैसला ये किया गया है कि इस एक्ट को या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन को, इस यूनिट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत से लेके इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर मोहसिन नकवी साहब के अंडर कर दिया जाए, ताकि वहाँ पर FIA और पुलिस लोगों को ट्वीट करने, लोगों को दूसरी चीज़ें करने पर पकड़ा जाए। अच्छा, ये भी एक बड़ा मोतबर काम है। जैसे पहला काम हमने नई फोर्स बनानी, ये भी अच्छा काम है कि अब इसकी वजारत दाखिला को सुपुर्द करने की काबीना ने मंजूरी दे दी। अब अगली खबर सुन लीजिए, वो भी इसी से रेलिवेंट है। अगली खबर ये है कि एडिशनल डायरेक्टर FIA चौधरी सरफराज, जी हाँ, साढ़े कोलों एक चौधरी नहीं सी सांभिया जाता, एक होर आ गया है। सो चौधरी निज़ामुद्दीन के बाद चौधरी सरफराज आ गया है। अब चौधरी सरफराज कहता है कि मुझे नहीं पता शहबाज गिल डॉक्टर है या कंपाउंडर, मैंने तो उसे गिरफ्तार करना है। उन्होंने ये बताया कि 17 मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर दिए गए हैं। 2 इसके अलावा आपको पता हो कि वो इस्लामाबाद में हैं, तो नहीं, मैंने गलत नंबर कह दिया। 18 मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं, 2 इस्लामाबाद में, मतलब 20 मुकदमात, 50 इन्होंने टोटल करने थे। मतलब उस तरफ गामजन हैं जो मेरे ऊपर मुकदमात इन्होंने करने हैं। कहते क्या हैं, जरा सुनिए। 10 मजीद FIR काटी है, तो अब टोटल FIR हो गई है 18। 17 मुलजमान गिरफ्तार हैं, जिनमें 2 खवातीन भी हैं। बाकी जो 2 इसमें हमारे मुलजमान हैं जो इंटरनेशनल बैठे हुए हैं, एक शहबाज गिल है और एक इमरान रियाज है, जिसको हम पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा उसको पैगाम है कि आप आओ पाकिस्तान में, मैं आपको पकड़ने के लिए आऊंगा, आप स्टेट के मुलजम हो, मैं आपको गिरफ्तार करूंगा और 1122 और 2 व्हील चेयर लेके जाऊंगा, क्योंकि इन्हें जरूरत पड़ती है इन चीजों की। रेड नोटिस जारी हुए, हमने इंटरपोल को उसके खिलाफ लिखा और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो रियासत पाकिस्तान के अंदर मौजूद होगा और मैं उसको गिरफ्तार करूंगा। सुन लिया आपने। तो चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि बस इंटरपोल भी, मतलब हमारी जरा मामला चेक करें, हमसे स्मगलिंग नहीं रुकती, हमसे हमारी जो मौजूदा तमाम की तमाम फोर्स है वो कहती है हम नाकाम हो गए, नई फोर्स बनानी हमने। हमसे वहाँ पर जो कुछ हुआ है, ट्रंप और दावतनामा और सब कुछ, वो आपके सामने है। अदालतों में इस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी और सब कुछ क्या हो रहा है वो आपके सामने। लेकिन मसला इस मुल्क का एक है, शहबाज गिल को, इमरान रियाज को, इनको पकड़ना है, ये मसला है जी। FIR देनी है, ये मसला है। मोहित पीरजादा को पकड़ना है, ये मसला है। और क्यों शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया था कि ये हैंड शेक नहीं, हैंड हग है, तो वहाँ से किसी ने हग से कॉन्सेप्ट लिया और फिर आगे तस्वीरें बनाई। कौन लोग हो यार तुसी? एक तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा आप कोशिश नहीं करते। अब आप कहेंगे कि ये शहबाज गिल साहब भी क्या रोज़ रंडी रोना लेके बैठ जाते हैं अपना, कल भी बता रहे थे, परसों भी बता रहे थे। अब करें क्या, रोज़ ही कुछ ना कुछ हो रहा है, आपके सामने रखना पड़ता है। पहले आपको बताया कि ये FIR, फिर 6 करोड़ टैक्स का, फिर ये धमकी दी गई कि आपसे आपके पॉलिटिकल टाइटल्स और आपका इज्जत मर्तबा सब कुछ हम छीन लेंगे। आपको पता नहीं हम कितने ताकतवर हैं, आपको पता नहीं हमारे हर तरफ बंदे हैं। इस तरह की अब धमकियां पहुंचाई जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि असल मसला क्या है। वो असल मसला ढूंढा है आशिर बाजवा साहब ने, आपके सामने रखते हैं, आपको समझ आएगी कि मसला क्या है। ये पिछले 100 ट्वीट्स हैं, जी हाँ, 100 ट्वीट्स शहबाज गिल के और उसके अपोजिट पूरी नून लीग के। पूरी नून लीग मीन जो नून लीग के मेन चेहरे हैं, बड़े लोग हैं, उन तमाम के 100 ट्वीट, 100 ट्वीट्स और मेरे 100 ट्वीट, मतलब सबके 100 ट्वीट्स हैं यहाँ। तो जो शहबाज गिल के 100 ट्वीट्स हैं उनको 3,274 लोगों ने बुकमार्क किया, 6,94,987 लोगों ने लाइक किया, रीपोस्ट 2,22,000 लोगों ने किया, रिप्लाई 15,993 लोगों ने किया। और अब दूसरी तरफ पूरी नून लीग देखिए, इसमें बाजी मरियम का अकाउंट है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट है, इसमें मरियम औरंगजेब का अकाउंट है, इसमें अजमा बुखारी का अकाउंट है, इसमें हिना परवेज भट्ट साहबा का अकाउंट है। यही वो अकाउंट है जो इनकी तरफ से ज़्यादा तवातर के साथ ट्वीट करते हैं और ज़्यादा इंगेजमेंट है। अब इन सब अकाउंट्स के अगर आप गिने तो इनके 100 करके, मतलब कि इनके 500 ट्वीट्स और मेरा 100 ट्वीट्स, तो इनके तमाम के ट्वीट्स मिला के भी ना ही वो बुकमार्क्स हैं, बराबर हैं, मेरा पोर्शन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा है उनसे, ना ही उतने लाइक्स हैं और ना ही उतने रीपोस्ट हैं। हाँ, एक जगह पर ये मेरे से जीते हैं,
आप गौर कर रहे होंगे कि तकरीबन तमाम के तमाम लोग ही एक जगह पर, या ज़्यादातर लोग मेरे से जीत रहे हैं, और वो हैं रिप्लाईज़ का मसला ये है कि पाकिस्तानी बुरा भला कहते हैं रिप्लाईज़ में, वो जो कमेंट्स लिखते हैं ना उसमें, पर मैं तो कभी किसी को इनकरेज नहीं करता गाली गलोच, लेकिन हमें भी करते हैं लोग, गाली गलोच करते हैं, गुस्सा निकालते हैं, वहाँ पर रिप्लाई ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर मैं इनसे हारा हूँ, तो अच्छा है वो चीज़ आप ही के खाते में है। तो ये हैं वो वजूहात। एक तरफ तो आप सबकी मोहब्बत की वजह से हम वीलॉग में इस वक्त इमरान रियाज के बाद सबसे ज़्यादा जो करंट अफेयर्स है उनमें हमारा वीलॉग देखा जाता है, तो एक तरफ ये तकलीफ है, और दूसरी तरफ ये हमारी चलती हुई ज़ुबान भी तकलीफ है, ज़ाहिर है, और तीसरी तरफ ये जो सोशल मीडिया का महाज है जिससे चौधरी को सबसे ज़्यादा मसला है, ट्विटर को तो बैन कर रखा है, वहाँ पर पूरी नून लीग एक तरफ है और आपका बच्चा, भाई, अंकल, चचा, जो भी मैं आपका लगता हूँ, आपका ये खाकसार जो है वो दूसरी तरफ है। तो ये वो हालात हैं जिनकी वजह से चौधरी साहब कभी FIRs करते हैं, कभी धमकियां देते हैं, कभी चलता रहेगा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। खबर एक और भी है जिसके ऊपर मैं क्विकली बात करना चाहता हूं, क्योंकि 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ज़रा लंबा हो रहा है वीलॉग, लेकिन मेरे साथ रहिएगा, मैं क्विकली उसके ऊपर बात कर दूँ। अगली खबर जो है वो ये है कि सलीम साफ़ी साहब ने आर्मी चीफ से एक तकाजा किया है। उन्होंने ये कहा है आर्मी चीफ साहब को कि आप नेल्सन मंडेला बने और 9 मई के तमाम लोगों को माफ़ कर दें। मैं आपको बताता हूं ना कि हम 95% जो हैं वो मॉरली करप्ट हैं, और उस 95% में कोई 1-2% तो ऐसे गलाजत से भरपूर दिमाग हैं जिनमें माजरत के साथ सलीम साफ़ी साहब भी हैं। इस शख्स ने पहले वो तमाम तेज़ाब फैलाया, पहले वो तमाम गंदगी की, और एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर को जान से मरवाने तक की कोशिश की। ऐसा जर्नलिज्म किया, ऐसी बेशर्मी, उसको जर्नलिज्म नहीं कह सकते, ऐसी बेशर्मी की, ऐसी बेहयाई की, और अब जब सब कुछ हो गया है तो अब इनको एक तो खामोशी चढ़ी हुई है, और अब ये सोबर बन के दिखा रहे हैं। हमारे फवाद चौधरी साहब ने तो कल लगे हाथों इनकी तारीफ कर दी कि देखें ये माफ़ करने की बात कर रहे हैं। माशाल्लाह फवाद साहब, कभी गवर्नमेंट आई तो इनको हम मेरा ख्याल 23 मार्च को तमगा इम्तियाज़ भी दें कि इन्होंने ये ट्वीट हमारे लिए क्यों कर दिया। क्या हम भूल जाएं जो कुछ इन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे कोई बदला लेना है या इनसे कुछ, लेकिन इनकी करतूत कैसे भूल जाएं जो इन्होंने की हुई है, किस तरीके से वो जो जहर, गलाजत और गंदगी, वो भले बुशरा बीबी के बारे में हो, भले इमरान खान के बारे में हो, भले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में हो, आम औरतों के, आम वर्कर्स के बारे में, इस शख्स से ज़्यादा गलाजत किसने की हुई है। ये ऐसे ही है कि आप किसी को कत्ल करवाएं, जब वो कत्ल हो जाए तो फिर आप उसके घर वालों के पास बैठ के उसका अफसोस करें। तो आपके ये जो टसवे हैं, आपके ये जो मगरमच्छ के आंसू हैं, इनको सब जानते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ आते हैं, नेल्सन मंडेला तो मजलूम था, उसने तो जेल काटी थी, उसके साथ तो जुल्म हुआ था, तो वो बाहर आया, उसने आम माफ़ी का ऐलान किया। इस तरफ तो मामलात और हैं। यहाँ तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने, जो इमरान खान को, उसके ख़ानदान को जेल में डाला हुआ है, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त जेल में एक किस्म का डाला हुआ है। 9 मई हो, उसमें 25 लोग शहीद हुए, 26 नवंबर हो, उसके अंदर अभी तक नहीं पता कितने लोग शहीद हुए। तो यहाँ पर इमरान खान ने माफ़ी करनी है या यहाँ पर जनरल साहब ने माफ़ी करनी है, समझ से बाहर है। ये लोग एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, और ऊपर से रज के बेशरम है। इनको बंदा क्या कहे, और जब मैं ऐसे सख्त अल्फाज कहता हूँ तो फिर आपको बुरा लगता है, आप कहते हैं कि आपको अपनी ज़ुबान जो है उसको शुस्ता रखना है, आपको ऐसी बातें नहीं करनी। अच्छा जी, अगली खबर क्विकली मैं वीलॉग मुझे पता है लंबा हुआ है, लेकिन अगली मैं अदलिया के बारे में आपके सामने क्विकली खबर रखना चाहता हूं। हमने आपको 2 हफ्ते पहले गालिबन एक खबर दी थी कि सरफराज डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की कोशिश की जा रही है। ये उड़ती उड़ती खबर हमारे तक पहुंची थी, हमने आपके सामने तब रखी थी। अब हसनात मलिक, जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और बहुत ही मुरव्वजा किस्म की सहाफत करते हैं, उनकी खबर है कि सरफराज डोगर साहब को उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को लाया जा रहा है। हमारी इत्तला यही है कि शायद सरफराज डोगर साहब का कुर्रा निकले, हो सकता है आखिरी मिनट किसी और को ले लें, लेकिन फिलहाल हमारे पास इंफॉर्मेशन यही है। अब जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, उन्होंने जजेस को कहा है, जो फड्डा बना हुआ है आपको पता है ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर तौहीन अदालत का नोटिस दिया है, और रजिस्ट्रार के ऊपर तौहीन अदालत लगी है, और वो मुकदमा जो जुडिशल ऑर्डर हुआ था उसको इंतज़ामी तौर पर अफरीदी साहब ने चेंज कर दिया। सारा मामला आपने सुन रखा होगा हमारे वीलॉग्स में भी, दूसरों में भी। अब जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि अदलिया से दरख्वास्त है कि हमारे काम में वो दाखिल ना हो, हमारे काम में दखल अंदाजी ना करे, हमने कानून साजी करनी है, हमें करने दी जाए। मैं आसान हाल बताता हूँ। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आप और एहसन बोन साहब तो पहले भी जज रह चुके हैं। आप दोनों ने माशाल्लाह जिस तरीके से इस कौम को, इस अदलिया को, इस आइन को पामाल किया है, अगली पाकिस्तान की सारी नस्लें
आपको जस्टिस मुनीर की तरह याद रखेंगी, तो आप ऐसा करें कि दोनों रॉब पहने। रॉबिंग तो आप वैसे ही कर रहे हैं, तो अब आप जजेस वाली रॉब पहने, बैठें और दोनों बेंच बनाएं अपना डिविजनल, और अपने मुखालफों को सजाएं दें। क्यों आपने जज लाने हैं, क्यों तड़ियां लगा रहे हैं जजों को? हमारे काम में दखल अंदाजी ना करें, उसमें ना करें, आप ये काम खुद ही कर लें। खबरें और भी थी, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।